भारत में रेलवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, बल्कि ये देश की इकोनॉमी, सोशल स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट स्टोरी की रीढ़ मानी जाती है। आजादी के बाद से लेकर अब तक इंडियन रेलवे ने करोड़ों लोगों को जोड़ने का काम किया है। लेकिन जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करती गई, अर्बनाइजेशन बढ़ता गया और शहरों के बीच मूवमेंट तेज हुआ, वैसे वैसे पारंपरिक रेलवे सिस्टम की सीमाएं भी साफ दिखाई देने लगी। लंबे ट्रैवल टाइम, कंजेशन, ओवरक्राउडिंग और स्लो कनेक्टिविटी ऐसे फैक्टर्स बन गए जिन्होंने हाई स्पीड सॉल्यूशंस की जरूरत को और ज्यादा जरूरी बना दिया। इसी बैकग्राउंड में भारत में बुलेट ट्रेन और हाई स्पीड रेल का कॉन्सेप्ट एक फ्यूचरिस्टिक लेकिन नेसेसरी आइडिया के रूप में उभरा। अगर हम आज के इंडिया को देखें तो ये सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि एक ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर हाउस है, जहां मल्टीपल मेट्रो सिटीज टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस और स्टार्टअप इकोसिस्टम का सेंटर बन चुकी है। मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली जैसे शहरों के बीच रोजाना लाखों लोगों का मूवमेंट होता है। फ्लाइट्स महंगी हैं, रोड ट्रैवल टाइम कंज्यूमिंग है और नॉर्मल ट्रेन स्पीड और कैपेसिटी की लिमिटेशन से जूझ रही है। ऐसे में हाई स्पीड रेल नेटवर्क सिर्फ लग्जरी प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिसीजन बन जाता है, जो लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करता है। यूनियन बजट 2026 से 27 के दौरान जब सरकार ने 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स की घोषणा की, तो ये सिर्फ एक न्यूज हेडलाइन नहीं थी, बल्कि ये एक बड़ा पॉलिसी सिग्नल था कि भारत अब अपने ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी में है। इन कॉरिडोर्स का मकसद सिर्फ सिटीज को जोड़ना नहीं है, बल्कि उन रीजनल इकोनॉमीज को एक्टिवेट करना है जो इन रूट्स के आसपास डेवलप होंगी। बुलेट ट्रेन का मतलब सिर्फ फास्ट ट्रेन नहीं होता, बल्कि इसके साथ आता है मॉडर्न सिग्नलिंग सिस्टम, डेडिकेटेड ट्रैक, एडवांस सेफ्टी मैकेनिज्म और हाईटेक मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत में इससे पहले मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को एक पायलट के तौर पर देखा गया था, जिसने ये दिखाया कि बुलेट ट्रेन सिर्फ जापान या यूरोप तक सीमित टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि इसे इंडियन कंडीशंस में भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। हालांकि उस प्रोजेक्ट में लैंड एक्विजिशन, फंडिंग और टाइमलाइन से जुड़े चैलेंजेस सामने आए, लेकिन उसी एक्सपीरियंस ने सरकार को यह समझने का मौका दिया कि आगे के हाई स्पीड कॉरिडोर्स को कैसे बेहतर प्लान किया जाए। यही वजह है कि नए अनाउंस किए गए कॉरिडोर्स को ग्रोथ कनेक्टर्स के रूप में प्रेजेंट किया गया है, जो सिर्फ ट्रैवल टाइम घटाने तक सीमित नहीं है। जब हम मुंबई से पुणे जैसे रूट की बात करते हैं, जहां आज रोड या रेल से कई घंटे लग जाते हैं, वहां 48 मिनट में सफर पूरा होने का आइडिया अपने आप में इंडियन ट्रैवल कल्चर को बदलने वाला है। इसी तरह बेंगलुरु से हैदराबाद जैसे टेक्नोलॉजी हब्स को 2 घंटे में जोड़ना सिर्फ कम्यूट को आसान नहीं बनाता, बल्कि टैलेंट मोबिलिटी, बिजनेस मीटिंग्स, स्टार्टअप कोलैबोरेशन और रीजनल डेवलपमेंट को पूरी तरह से रिडिफाइन कर देता है। हाई स्पीड रेल सिटीज को सिर्फ पास नहीं लाती, बल्कि टाइम को कंप्रेस करके इकोनॉमी को एक्सपेंड करती है। इस पूरे अनाउंसमेंट का एक और अहम पहलू यह है कि इसे सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के फ्रेमवर्क में रखा गया है। जैसे जैसे इंडिया कार्बन एमिशन कम करने और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे रेल बेस्ड हाई स्पीड सिस्टम्स एयर और रोड ट्रैवल का क्लीन अल्टरनेटिव बन सकते हैं। ये सिर्फ एनवायरमेंटल डिसीजन नहीं है, बल्कि फ्यूचर मोबिलिटी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जहां बड़े पैमाने पर लोगों को कम टाइम में कम एनर्जी कंजम्पशन के साथ मूव किया जा सके। इन 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स की घोषणा ये भी दिखाती है कि सरकार अब इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की तरह नहीं देख रही, बल्कि इसे एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के रूप में ट्रीट कर रही है। करीब 16 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आने वाले सालों में जॉब क्रिएशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के नए रास्ते खुल सकते हैं। ये पूरा प्लान इंडिया को सिर्फ फास्ट ट्रेन्स देने के बारे में नहीं है, बल्कि ये देश को फास्ट ग्रोथ की ट्रैक पर रखने की कोशिश है। यहीं से इस टॉपिक की असली इंपॉर्टेंस शुरू होती है। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स सिर्फ टाइम सेविंग प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये इंडिया के अर्बन फ्यूचर, रीजन बैलेंस और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड से जुड़ने की कहानी कहते हैं। ये अनाउंसमेंट ये सवाल भी खड़ा करता है कि क्या भारत इन प्रोजेक्ट्स को समय पर और एफिशिएंट तरीके से पूरा कर पाएगा, और क्या ये कॉरिडोर्स आम लोगों की लाइफ में वाकई ट्रांसफॉर्मेशन ला पाएंगे। इसी सवाल के जवाब और पूरे सिस्टम की डीप एक्सप्लेनेशन को समझना जरूरी हो जाता है, ताकि हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं बल्कि इसके पीछे की पूरी पिक्चर को देख सकें। जब किसी देश में हाई स्पीड रेल जैसे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात होती है, तो उसके पीछे सिर्फ स्पीड का आइडिया नहीं होता, बल्कि एक पूरा सिस्टम काम कर रहा होता है, जिसमें पॉलिसी, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, जियोग्राफी
और सोशल बिहेवियर सब कुछ जुड़ा होता है। भारत में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स की घोषणा को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि आखिर सरकार को ऐसे प्रोजेक्ट्स की जरूरत क्यों महसूस हुई और ये पूरा सिस्टम ग्राउंड लेवल पर कैसे काम करता है। सबसे पहला और सबसे अहम कारण है भारत में बढ़ता हुआ इंटरसिटी प्रेशर। पिछले 2 दशकों में इंडिया की मेट्रो सिटीज सिर्फ बड़े शहर नहीं रही, बल्कि मल्टी सेंटर इकोनॉमिक जोन बन गई है। मुंबई और पुणे फाइनेंस और मैन्युफैक्चरिंग के बड़े हब हैं। बेंगलुरु और हैदराबाद टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम का सेंटर है। वहीं चेन्नई और दिल्ली इंडस्ट्रियल, एजुकेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज के लिए जाने जाते हैं। इन शहरों के बीच रोजाना लाखों प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और बिजनेस ट्रैवलर्स मूव करते हैं। मौजूदा रोड और कन्वेंशनल रेल सिस्टम इस बढ़ते प्रेशर को लंबे समय तक हैंडल नहीं कर सकता और यही गैप हाई स्पीड रेल को जरूरी बनाता है। हाई स्पीड रेल सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि ट्रेन को ट्रैफिक, लेवल क्रॉसिंग और स्लो ट्रैक से पूरी तरह अलग कर दिया जाए। इसके लिए डेडिकेटेड ट्रैक बनाए जाते हैं जिन पर सिर्फ हाई स्पीड ट्रेन चलती है। इसका मतलब यह है कि ट्रेन की स्पीड किसी और ट्रेन, मालगाड़ी या प्लेटफॉर्म शेड्यूल से प्रभावित नहीं होती। यही वजह है कि मुंबई पुणे जैसे रूट पर 48 मिनट और बेंगलुरु हैदराबाद जैसे रूट पर करीब 2 घंटे का ट्रैवल टाइम संभव माना जा रहा है। ये सिर्फ इंजन की ताकत नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की डिजाइन का रिजल्ट होता है। टेक्नोलॉजी के लेवल पर देखें तो इन कॉरिडोर्स में एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल, रियल टाइम मॉनिटरिंग और हाई ग्रेड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। हाई स्पीड ट्रेन्स को मैनुअल सिग्नल्स पर नहीं छोड़ा जाता, बल्कि कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम हर सेकंड ट्रेन की पोजीशन, स्पीड और डिस्टेंस को ट्रैक करता है। इससे एक्सीडेंट का रिस्क बेहद कम हो जाता है और कंसिस्टेंट हाई स्पीड में ट्रेन चलाई जा सकती है। भारत के लिए ये टेक्नोलॉजी शिफ्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि ये रेलवे को एक नए टेक ड्रिवन फेज में ले जाता है। इन प्रोजेक्ट्स के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि सरकार अब ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को इकोनॉमिक मल्टीप्लायर के रूप में देख रही है। जब 2 बड़े शहर 2 घंटे के अंदर कनेक्ट हो जाते हैं तो वे प्रैक्टिकली एक ही इकोनॉमिक जोन की तरह काम करने लगते हैं। ऑफिस कम्यूट, सेम डे बिजनेस ट्रिप्स, यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन और मेडिकल ट्रैवल जैसी एक्टिविटीज आसान हो जाती है। इसका सीधा असर प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है, क्योंकि लोग कम समय ट्रैवल में और ज्यादा समय काम या सीखने में लगा पाते हैं। फाइनेंसिंग के एंगल से देखें तो करीब 16 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित इन्वेस्टमेंट ये दिखाता है कि ये प्रोजेक्ट्स सिर्फ सरकारी खर्च नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन शामिल हो सकती है। पहले मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का जो एक्सपीरियंस मिला, उसी के आधार पर नए कॉरिडोर्स में फंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन को और ज्यादा स्ट्रक्चर तरीके से प्लान किया जा रहा है। इन हाई स्पीड कॉरिडोर्स का एक और अहम पहलू है लैंड और अर्बन प्लानिंग। हाई स्पीड रेल सिर्फ स्टेशन से स्टेशन तक की ट्रेन नहीं होती, बल्कि इसके आसपास पूरा अर्बन डेवलपमेंट होता है। नए स्टेशन एरिया कमर्शियल हब, रेसिडेंशियल जोन और ट्रांसपोर्ट इंटरचेंज में बदल सकते हैं। इसका मतलब है कि इन रूट्स के आसपास नई सिटीज और सैटेलाइट टाउनशिप्स डेवलप होने की संभावना बढ़ जाती है। यही वजह है कि सरकार इन कॉरिडोर्स को रीजनल डेवलपमेंट टूल के तौर पर देख रही है, न कि सिर्फ एक ट्रैवल फैसिलिटी के रूप में। सस्टेनेबिलिटी भी इस सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा है। हाई स्पीड रेल प्रति पैसेंजर किलोमीटर रोड और एयर ट्रैवल की तुलना में कम एनर्जी कंज्यूम करती है। जैसे जैसे इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट कर रहा है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक हाई स्पीड ट्रेन कार्बन एमिशन कम करने में अहम रोल निभा सकती है। ये सिर्फ पर्यावरण का सवाल नहीं है, बल्कि फ्यूचर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का हिस्सा है, जहां ग्रोथ और ग्रीन गोल्स को एक साथ अचीव किया जा सके। इन 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स की घोषणा के पीछे एक सिस्टमेटिक सोच दिखाई देती है, जिसमें डिमांड, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और फ्यूचर प्लानिंग सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये फैसला अचानक लिया गया कदम नहीं है, बल्कि वर्षों की स्टडी, पायलट प्रोजेक्ट्स और इंटरनेशनल बेंचमार्क्स के आधार पर तैयार किया गया रोड मैप है। अब असली सवाल ये नहीं है कि हाई स्पीड रेल चाहिए या नहीं, बल्कि ये है कि इसका इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी, सोसाइटी और डेली लाइफ पर किस तरह से दिखाई देगा। और यही इम्पैक्ट आगे की कहानी को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। जब किसी देश में हाई स्पीड रेल नेटवर्क की शुरुआत होती है, तो उसका असर सिर्फ ट्रैवल टाइम कम होने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो पूरे सोशल, इकोनॉमिक और अर्बन स्ट्रक्चर को धीरे धीरे रीशेप करता है। भारत में अनाउंस किए गए 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स का भी ऐसा ही मल्टीलेयर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, जो आने वाले वर्षों में देश की मूवमेंट, प्रोडक्टिविटी
और डेवलपमेंट पैटर्न को बदल सकता है। सबसे पहला और सबसे विजिबल इम्पैक्ट होगा लोगों के टाइम परसेप्शन में बदलाव। आज जिन शहरों के बीच 4 से 6 घंटे का सफर लगता है, वे अचानक 2 घंटे या उससे कम में कवर होने लगेंगे। इसका मतलब यह है कि डेली कम्यूट की परिभाषा बदल जाएगी। मुंबई और पुणे जैसे शहरों के बीच लोग एक ही दिन में ऑफिस मीटिंग अटेंड करके वापस लौट सकेंगे, बिना ओवरनाइट स्टे के। बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे टेक हब्स के बीच टैलेंट फ्लो और प्रोफेशनल इंटरैक्शन बढ़ेगा। जब टाइम की दूरी घटती है तो इकोनॉमिक दूरी भी अपने आप कम होने लगती है। इकोनॉमी पर इसका असर और भी गहरा हो सकता है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स के आसपास नई इंडस्ट्रीज, बिजनेस पार्क्स और सर्विस सेक्टर्स डेवलप होने की संभावना बढ़ जाती है। जिन शहरों और टाउनशिप्स को अभी तक सेकेंडरी या टर्शियरी माना जाता था, वे इन रूट्स के कारण नए इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन सकते हैं। इससे रीजनल इम्बैलेंस कम हो सकता है, क्योंकि डेवलपमेंट सिर्फ बड़े मेट्रो सिटीज तक सीमित नहीं रहेगा। छोटे शहरों को बड़े इकोनॉमिक सेंटर से फास्ट और रिलायबल कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे लोकल एम्प्लॉयमेंट और रियल एस्टेट डेवलपमेंट को बूस्ट मिल सकता है। सोशल लेवल पर देखें तो हाई स्पीड रेल लोगों की लाइफस्टाइल को भी बदल सकती है। स्टूडेंट्स एक शहर में पढ़ाई और दूसरे शहर में रहना चुन सकते हैं। फैमिलीज के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप और वीकेंड ट्रैवल आसान हो जाएगा। मेडिकल टूरिज्म और एजुकेशनल मोबिलिटी को भी इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि लोग फास्ट ट्रैवल के कारण बेहतर फैसिलिटीज तक जल्दी पहुंच सकेंगे। ये सब धीरे धीरे एक ज्यादा कनेक्टेड और मोबिलिटी फ्रेंडली सोसाइटी को जन्म देता है। हालांकि हर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की तरह इसके कुछ कंसीक्वेंसेस और चैलेंजेस भी होंगे। सबसे बड़ा सवाल फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी का है। हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स में शुरुआती इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होता है और रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में आते हैं। अगर टिकट प्राइस बहुत ज्यादा रखी जाती है तो आम लोगों की एक्सेस लिमिटेड हो सकती है। वहीं अगर टिकट बहुत सस्ती रखी जाती है तो ऑपरेशनल कॉस्ट कवर करना मुश्किल हो सकता है। इस बैलेंस को बनाना सरकार और रेलवे सिस्टम के लिए एक बड़ा चैलेंज रहेगा। लैंड एक्विजिशन और एनवायरमेंटल क्लियरेंस जैसे इश्यूज भी इन प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़े होते हैं। भारत जैसे देश में जहां डेंस पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर लैंड का मुद्दा सेंसिटिव है, वहां नए ट्रैक के लिए जमीन हासिल करना आसान नहीं होता। हालांकि पिछले प्रोजेक्ट से मिले एक्सपीरियंस के आधार पर अब ज्यादा ट्रांसपेरेंट और स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस अपनाने की कोशिश की जा रही है। फिर भी ये एक ऐसा फैक्टर है जो टाइमलाइन को प्रभावित कर सकता है। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की बात करें तो ये 7 कॉरिडोर्स सिर्फ शुरुआत माने जा सकते हैं। अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहते हैं तो आने वाले दशकों में इंडिया में एक नेशनल हाई स्पीड रेल ग्रिड बन सकता है, जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट को हाई स्पीड नेटवर्क से जोड़ दे। इससे इंटरनल एविएशन पर प्रेशर कम हो सकता है और मिड डिस्टेंस फ्लाइट्स की जगह हाई स्पीड ट्रेन्स एक प्रैक्टिकल अल्टरनेटिव बन सकती है। ये बदलाव ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के पूरे इकोसिस्टम को रीशेप कर सकता है। टेक्नोलॉजी और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से भी ये एक बड़ा मौका है। अगर हाई स्पीड रेल सिस्टम में इंडियन कंपनियों की पार्टिसिपेशन बढ़ती है तो ट्रेन सेट्स, सिग्नलिंग सिस्टम और मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी का लोकल प्रोडक्शन संभव हो सकता है। इससे भारत न सिर्फ यूजर बल्कि एक्सपोर्टर भी बन सकता है, जो आगे चलकर ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बना सकता है। इन सभी इम्पैक्ट्स और कंसीक्वेंसेस को देखकर ये साफ होता है कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स सिर्फ ट्रेन्स चलाने का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये इंडिया के फ्यूचर मोबिलिटी विजन का एक अहम हिस्सा है। ये विजन ये मानता है कि फास्ट, सेफ और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल कनेक्टिविटी दोनों के लिए जरूरी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये योजनाएं ग्राउंड पर कैसे उतरती है और क्या ये वाकई इंडिया की ट्रैवल और डेवलपमेंट स्टोरी को नया मोड़ दे पाती है। भारत में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स की घोषणा को अगर पूरी तस्वीर में देखा जाए तो ये सिर्फ एक बजट अनाउंसमेंट नहीं बल्कि देश के ट्रांसपोर्ट और डेवलपमेंट विजन का एक अहम टर्निंग पॉइंट है। पिछले कुछ दशकों में इंडिया ने रोड, एयरपोर्ट और मेट्रो नेटवर्क पर बड़ा फोकस किया है, लेकिन इंटरसिटी ट्रैवल के लिए एक ऐसा सिस्टम अभी तक पूरी तरह विकसित नहीं हो पाया था जो स्पीड, कैपेसिटी और सस्टेनेबिलिटी तीनों को एक साथ बैलेंस कर सके। हाई स्पीड रेल इसी गैप को भरने की कोशिश है, जो देश की बढ़ती मोबिलिटी डिमांड को एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देने का दावा करती है। अगर हम पूरे डिस्कशन को समरी में रखें तो साफ दिखाई देता है कि इन कॉरिडोर्स का मकसद सिर्फ टाइम बचाना नहीं है, बल्कि ये इकोनॉमी को तेज करने, सिटीज के बीच की दूरी को कम करने और रीजनल डेवलपमेंट को ज्यादा बैलेंस बनाने की एक रणनीति है। मुंबई, पुणे और बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे रूट्स ये दिखाते हैं कि कैसे 2 बड़े इकोनॉमिक सेंटर्स को लगभग एक ही वर्किंग जोन में बदला जा सकता है। जब लोग कुछ ही घंटों में एक शहर से दूसरे शहर पहुंच सकते हैं तो बिजनेस,
एजुकेशन और सोशल इंटरैक्शन के नए पैटर्न अपने आप बनते हैं। एनालिसिस के लेवल पर देखें तो इस पूरी योजना की सफलता कुछ क्रिटिकल फैक्टर्स पर निर्भर करेगी। सबसे पहले प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन और एग्जीक्यूशन। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अक्सर डिले का शिकार होते रहे हैं और हाई स्पीड रेल जैसे टेक्निकली कॉम्प्लेक्स सिस्टम में यह रिस्क और भी बढ़ जाता है। दूसरा बड़ा फैक्टर फाइनेंशियल मॉडल है। टिकट प्राइस, ऑपरेशनल कॉस्ट और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस के बीच बैलेंस बनाना आसान नहीं होगा। अगर यह सिस्टम सिर्फ एक खास वर्ग तक सीमित रह जाता है तो इसका सोशल इंपैक्ट उतना गहरा नहीं होगा जितना अपेक्षित है। इसके साथ साथ लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंटल क्लियरेंस और स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन भी ऐसे मुद्दे हैं जो इस पूरी योजना की दिशा तय कर सकते हैं। हालांकि सरकार के पास अब पहले के मुकाबले ज्यादा अनुभव है और पॉलिसी लेवल पर हाई स्पीड रेल को नेशनल प्रायोरिटी के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी हमेशा प्लानिंग से अलग होती है। इन सभी फैक्टर्स को मैनेज करना ही ये तय करेगा कि ये विजन सिर्फ फाइलों तक सीमित रहता है या वाकई ट्रैक्स पर दौड़ता हुआ दिखाई देता है। फ्यूचर के नजरिए से देखें तो अगर ये 7 कॉरिडोर सफल होते हैं तो ये इंडिया के लिए एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हो सकती है। आने वाले समय में एक नेशनल हाई स्पीड रेल नेटवर्क की कल्पना की जा सकती है जहां देश के अलग अलग हिस्से तेज, सेफ और रिलायबल ट्रेन से जुड़े हों। इससे न सिर्फ ट्रैवल कल्चर बदलेगा बल्कि इंडिया का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड भी एक नए लेवल पर पहुंच सकता है। ये बदलाव भारत को सिर्फ यूजर नहीं बल्कि हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी का डेवलपर और एक्सपोर्टर बनने की दिशा में भी आगे बढ़ा सकता है। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स इंडिया के लिए एक टेस्ट भी है और एक मौका भी। टेस्ट इसलिए कि क्या देश इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को समय, बजट और क्वालिटी के साथ पूरा कर सकता है, और मौका इसलिए कि अगर ये सफल रहा तो ये लाखों लोगों की डेली लाइफ, इकोनॉमी और ट्रैवल एक्सपीरियंस को एक नए लेवल पर ले जा सकता है। ये कहानी सिर्फ ट्रेन्स की नहीं है बल्कि उस फ्यूचर की है जिसमें दूरी कम होती है, समय की कीमत बढ़ती है और देश की ग्रोथ को एक नई रफ्तार मिलती है। अब सवाल यह है कि क्या भारत इन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स को सिर्फ एक बड़े सपने से आगे ले जाकर एक ग्राउंड रियलिटी बना पाएगा, या ये भी कई दूसरी योजनाओं की तरह लंबी टाइमलाइन में फंस जाएगा। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही डीप और एक्सपेंट्री कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।